ब्रिटिश बाहर से आए और एक व्यापारिक कंपनी के रूप में आए थे, तो इस्लाम काफी अपना हिस्ट्री रहा था और जहां भी गया वहां के धर्म को मिटा दिया और इस्लामीकरण कर दिया। तो जो ब्रिटिश कंपनी थी वो आई थी व्यापारिक कंपनी के रूप में कि लंदन के 5 कमरों में बैठकर चलाने वाली कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी ने दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य पर नियंत्रण कायम किया। कि आपके अंग्रेजी डिक्शनरी में जो LOOT लूट वर्ड आया है वो लूट वर्ड इंडिया से है। मतलब कि अफगानिस्तान पर कब्जा करने के लिए उन्होंने 3 युद्ध लड़े, लेकिन अफगानिस्तान से हर बार अपमानित होकर लौटे। हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है कि हिंदुस्तानियों के चेहरे पर कशिश नहीं, हिंदुस्तानी ईमानदार नहीं, हिंदुस्तान में पीने लायक पानी नहीं है, रहने लायक मौसम नहीं है, बात करने लायक लोग नहीं है, देखने लायक औरत नहीं है। उनका एक पैर लंदन में था। यहाँ सिर्फ वो लूटने आते थे, धन लूटते थे, फिर लंदन ट्रांसफर करते थे, धन लूटते थे, फिर लंदन ट्रांसफर करते थे। इसका नाम दिया गया धन की निकासी, ड्रेन ऑफ वेल्थ। मतलब कि जब उनकी डोली सज रही थी तो अपना जनाजा निकल रहा। लगता नहीं है दिल मेरा उजरे दियार में, किसकी बनी है आलमे ना पायदार में। बुलबुल को बागवान से न सैयद से है गिला, किस्मत में थी कैद लिखी फसले बहार में। उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार में। है कितना बदनसीब जफर दफन के लिए 2 गज जमीन ना मिली कुएं। 15 अगस्त 1947 78th ईयर ऑफ इंडियन फ्रीडम आने वाला है और हम लोग 79th इंडिपेंडेंस डे मनाने वाले हैं। तो चलिए फिर 15 अगस्त 1947 को जब आज़ादी मिलेगी तो हम पूरी राष्ट्र आज़ादी की खुशियां मनाएंगे। हमारे नए जनरेशन के हमारे जो ऑडियंस और हमारे स्टूडेंट्स हैं वो उसमें उत्साह से शरीक होंगे, जिसको हम जेन जी बोलते हैं। बट माय फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स, हम चाहते हैं सबसे पहले आज आपको गुलामी का अर्थ समझाना कि ब्रिटिश ने हमें गुलाम बनाया। तो सवाल यह खड़ा होता है कि ब्रिटिश बाहर से आए और एक व्यापारिक कंपनी के रूप में आए थे, फिर उन्होंने राजनीतिक शक्ति के रूप में अपने आप को ढाल लिया, तो हम उसे गुलामी बोलते हैं। लेकिन ब्रिटिश से पहले भी बहुत सारे बाह्य तत्व हमारे यहां आए हुए, तो क्या उनके लिए भी गुलामी शब्द का प्रयोग हो सकता? कैन यू यूज द टर्म सबसर्वियंस ऑफ इंडिया? क्या हम उसको भारत की दास्ता मान सकते हैं? तो देखिए, हमारे यहाँ इंडो ग्रीक्स भी आए, शकाज भी आए, कुशानाज भी आए और हुड़ भी आए। इनके लिए कभी कोई अंगुलियां नहीं उठती। क्यों? क्योंकि ये जनजातीय समूह थे, आकर हमारी ही संस्कृति में ढल गए। बात समाप्त हो गई। टुडे वी कैन नॉट मेक अ डिस्टिंक्शन बिटवीन कि हु आर हुनाज, हु आर शकाज, हु आर कुशानाज। मतलब हम ही लोगों में से बहुत सारे लोग कुशार है, हुड़ है, मतलब डायरेक्ट नहीं है, मतलब वी इनहेरिट फ्रॉम देम। तो आज हम उनकी विरासत को लेकर आज वो सब हमारी तथाकथित जो भारतीय समाज है उसमें विलीन हो गए। फिर इनसे पृथक थे तुर्क। अब देखो, ये निहायत संयोग था कि तुर्क जब हिंदुस्तान में आए तो वो भी हुड़ की तरह ही जनजातीय थे और वो भी सेंट्रल एशिया से, मध्य एशिया से ही आए थे। बट इट वॉज मेयरली अ कोइंसिडेंस, ये महज इत्तेफाक था कि इंडिया में आने से पहले वो इस्लाम धर्म में धर्मांतरित हो चुके थे। अब सवाल यह खड़ा होता है कि हिंदू धर्म जितना मौलिक था उतना ही इस्लाम धर्म था। हालांकि हिंदू धर्म बहुत ही प्राचीन था, बहुत ही इसकी प्राचीन धरोहर थी, काफी समृद्ध थी, लेकिन इस्लाम एक मजहबी पंथ था। तो इस्लाम काफी अपना हिस्ट्री रहा था और जहां भी गया वहां के धर्म को मिटा दिया और इस्लामीकरण कर दिया। हिंदुस्तान में ऐसा नहीं कर पाया क्योंकि यहाँ की बहुत जमी हुई हिंदू संस्कृति थी जिसको तोड़ना पॉसिबल नहीं हुआ। लेकिन जब तुर्क आए तो इस्लाम में धर्मांतरित हो चुके थे, तो उनको वैसे ये तथाकथित हिंदू समाज में वो विलीन नहीं हो सकते थे। और उनके बाद जब मुगल आए तो वह भी इस्लाम धर्म
को बहुत पहले कबूल कर लिया था, मंगोलों की एक शाखा। लेटर दे डेवलप्ड इनटू मुगल्स। तुर्क से ही, तुर्क भी थे और मुगल्स भी, दोनों मंगोल्स दोनों के वंशज थे, और फिर वो मुगल कहलाए। और मुगल भी हिंदुस्तान में आए तो ऑलरेडी इस्लाम धर्म से धर्मांतरित थे। तो इंडिया में दो क्लियर कट कम्युनिटी बन गई, दो अलग संप्रदाय बन गया, हिंदू और मुसलमान। लेकिन क्या जो हम भारत में तुर्की शासन है या मुस्लिम शासन है, उसके लिए गुलामी शब्द उचित होगा? नहीं। अब आपको जजमेंट करना है, क्योंकि मैंने आपके जेनजी की पीढ़ी पर छोड़ा है। मैं कुछ मुद्दे को उठा रहा हूं, आप लोग अपना अपना ओपिनियन दीजिएगा। देखिए, ये सोशल साइंस है, सामाजिक विज्ञान है। एक बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं, सामाजिक विज्ञान में कोई भी फुल एंड फाइनल जजमेंट नहीं होता है। जैसे कई बार आप हमारे विचार को हमारा जजमेंट समझ लेते हैं, तो क्या होता है कि आपका आक्रोश मेरे ऊपर बीतता है कि सर ऐसे विचार को समर्थन कर रहे हैं। लेकिन मुद्दा ये होता है कि सामाजिक विज्ञान में सबके हाथ बंधे हुए, जो सोशल साइंस है, ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट है, नेचुरल साइंस इसी रूप में अलग है कि जो नेचुरल साइंस होता है, वो नेचुरल साइंस में जो प्राकृतिक विज्ञान होता है, उसमें एक निश्चित कारण और निश्चित परिणाम होते हैं। लेकिन सामाजिक विज्ञान में किसी एक घटना के कई कारण हो सकते हैं और किसी एक कारण का कई परिणाम हो सकते हैं। तो इसलिए इसमें कोई बंधी बंधाई नहीं है। एवरी आइडिया, एवरी थॉट इज सिंपली अ पर्सपेक्टिव। सारे विचार एक पर्सपेक्टिव मात्र होते हैं। तो चलिए, विचारों का अधिकार तो आपको है और हम चाहेंगे कि आप तक विचार पहुंचे, तो उनको हम कह सकते हैं, इसको हम गुलामी मान सकते हैं कि नहीं, इसको अभी हम छोड़ते हैं, हम आगे के लिए आपको देते हैं। अब ब्रिटिश आए, तो ब्रिटिश नहीं, ब्रिटिश से पहले बहुत सारी यूरोपीय कंपनीज आई थी, पुर्तगीज आए थे, डच आए थे, ब्रिटिश आए, फ्रेंच आए, एक बीच में डेन भी आए थे। लेकिन अच्छा, उसके बाद कम से कम क्लियर कट पुर्तगीजों ने भी चाहा कि हम अपने डोमिनेंस, अपने प्रभुत्व को स्थापित कर ले, परंतु उनकी हैसियत ही छोटी थी, तो वो तो बहुत समय तक टिक नहीं पाए। डच आए, तो डच का मुख्य इंटरेस्ट साउथ ईस्ट एशिया में था, तो उधर चले गए। कोशिश उन्होंने इंडिया में भी की, इंडिया में भी कुछ फैक्ट्री बनाई, लेकिन फिर उसके बाद वो वहां चले गए। डच के बाद फिर ब्रिटिश आए, और ब्रिटिश के बहुत बाद फ्रेंच आए। लेकिन फ्रेंच ब्रिटिश के साथ बहुत तगड़ा मुकाबला कर पाए हिंदुस्तान में, क्योंकि आखिर फ्रांस भी एक बहुत बड़ा एम्पायर था यूरोप का, और बहुत हैसियत वाला कंट्री था। तो उसने भी कहीं ना कहीं ब्रिटेन के साथ, ब्रिटिश साम्राज्य के साथ वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर रहा था अपने क्षेत्र को बनाने का और अधिक से अधिक क्षेत्र के अधीनीकरण का। लेकिन चलिए, अंत में दांव ब्रिटिश का लगा और ब्रिटिश अपना एक ग्लोबल एम्पायर बनाया, और भारत उस ग्लोबल एम्पायर का हिस्सा बन गया। तो जो ब्रिटिश कंपनी थी, वो आई थी व्यापारिक कंपनी के रूप में, उसका बिल्कुल ही नेचर अलग था। फिर उसने पहले कर्नाटक में थोड़ा थोड़ा बढ़ना शुरू किया, कर्नाटक में पहले अपना वजूद कायम किया, और कर्नाटक से बढ़ गया बंगाल, और उसने पलासी 1757 में पलासी का बैटल जीता, और 1764 में फिर बक्सर का बैटल जीता, और पहले अपने बंगाल पर प्रभुत्व स्थापित किया। अब धीरे धीरे बंगाल पर प्रभुत्व स्थापित करने के बाद, एक के बाद धीरे धीरे जैसे समय आगे बढ़ता गया, ब्रिटिश की शक्ति बढ़ती गई, व्यापारिक कंपनी मजबूत होती गई। अब बताइए, एक विलियम डेलिम्पल ब्रिटिश हिस्टोरियन है, कई बार हम उनका रेफरेंस दे चुके हैं, आप लोग भी जान चुके होंगे। तो बहुत सारे बुक्स वो उन्होंने पब्लिश किया हुआ है, एंड ही इज अ जर्नलिस्ट टर्न हिस्टोरियन। वो पहले पत्रकार थे और पत्रकार से बने हिस्टोरियन। तो विलियम डेलिम्पल ने अपने कई सारे बुक्स लिखे, उसमें एक बुक लिखी एनार्की। एनार्की में एक बड़ी दिलचस्प बात उन्होंने लिखी, उन्होंने कही कि लंदन के 5 कमरों में बैठकर चलाने वाली कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, ने दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य पर नियंत्रण कायम किया। और उसने नियंत्रण ही नहीं कायम किया, भारत को लूटा। बंगाल की लूट से शुरू हुई। उन्होंने यहां तक कहा कि आपके अंग्रेजी डिक्शनरी में जो LOOT लूट वर्ड आया है, वो लूट वर्ड इंडिया से है, स्टार्टेड द लूट वर्ड, और वह लूट शब्द अब डिक्शनरी का हिस्सा हो गया। और फिर उस ब्रिटिश कंपनी ने जो 5 कमरों से चलती थी, उस कंपनी ने
दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य ही नहीं बनाया, 2 लाख की आर्मी 19वीं सदी के बिगनिंग तक 1802-3 तक, यानी लॉर्ड वेलेस्ली के काल तक उसने 2 लाख की आर्मी तब बना ली जब ब्रिटेन के पास भी 2 लाख आर्मी नहीं थी। तो मतलब इतनी पावरफुल वो कंपनी बन गई। तो मैं स्टूडेंट्स, वो तो खैर अलग चीज है, वो तो अलग मुद्दा है कि वो अपने पावर को बढ़ाती गई और प्रक्रिया अंत तक चलती रही। पहले उसने 18वीं सदी में विस्तार किया, दिल्ली आगरा पर 1803 में कब्जा किया मुगल बादशाह को लाचार करके। फिर मुगल बादशाह को लाचार करने के बाद फिर उसने आगे मराठों से संघर्ष किया और भारत का पैरामाउंट पावर मराठे थे। फिर मराठों के बाद हैदर अली टीपू सुल्तान का सफाया पहले ही कर चुका था मैसूर के राज्य को। निजाम को पहले ही उसने एक तरह से उसकी शक्ति को छीन कर चुका था। फिर सिखों को भी पराजित किया और इन किन प्रकार 1856 तक लॉर्ड डलहौजी के समय तक पूरी भारतीय उपमहाद्वीप के 3/5 भाग पर ब्रिटिश का नियंत्रण हो गया। नेपाल भूटान भी उनके अप्रत्यक्ष नियंत्रण में था। हालांकि वो क्षेत्र ऑटोनोमस था, भूटान पर ज्यादा नियंत्रण था, सिक्किम पर ज्यादा नियंत्रण था, नेपाल पर कुछ कम नियंत्रण था, लेकिन ठीक है, नेपाल भी उनके मातहत था। इतना बड़ा एम्पायर उसने बना लिया, दुनिया का सबसे बड़ा एम्पायर। मुद्दा यह है कि मुगल ने भी भारत को जीता था। अब आते हैं मुगल के ऊपर। मुगल ने भी भारत को जीता था और मुगल ने जो एम्पायर बनाया था वो बाबर के समय तक तो बहुत कम था, लेकिन बाबर के बाद वो बढ़ता बढ़ता औरंगजेब के समय तक वो कृष्णा नदी से दक्षिण तक औरंगजेब क्रॉस कर चुका था। तो मुगल ने दुनिया के भारत के इतनी बड़े भूभाग पर शासन किया जिस पर ब्रिटिश भी शासन नहीं कर पाए थे। और इतना ही नहीं, मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि मुगलों ने काबुल कांधार पर शासन किया और काबुल और कांधार पर कब्जा रखा, लेकिन ब्रिटिश बार बार काबुल जाने की कोशिश करते रहे। मतलब कि अफगानिस्तान पर कब्जा करने के लिए उन्होंने 3 युद्ध लड़े, लेकिन अफगानिस्तान से हर बार अपमानित होकर लौटे। तो यह बेसिकली मुगल एम्पायर था, उसने भी भारत पर शासन किया। लेकिन अब आइए इस मुद्दे पर, क्या उसके लिए गुलामी शब्द उचित है? तो मैं आपको बता दूं कि गुलामी शब्द मुगलों के लिए उचित नहीं है, ब्रिटिश के लिए उचित है। कारण क्या है कि ठीक है, आप कहेंगे कि भाई मुगल भी बाहर से आए, बहुत बच्चों का यूट्यूब पर भी काफी आक्रोश आता है, क्योंकि मैं समझता हूं कि वो हिस्ट्री के बहुत सारे नुआंसेस को नहीं जान पाते। तैमूर एक लुटेरा के रूप में आया, भारत में उसने बड़ी हिंसा की, भारत का लूटपाट किया। वो आउटसाइडर था, आउटसाइडर रहेगा। भारत के इतिहास में तैमूर का जो आक्रमण है वो काले अध्याय के रूप में रहेगा, उसको कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता। बाबर आया और हिंदुस्तान में एक भूभाग को जीता, तो जो बाबर का चलन था वो बाबर का चलन बिल्कुल अलग था। वो एक नॉर्मली क्या होता है कि जितने भी, कोई भारत ही एकमात्र ऐसा देश नहीं, हिंदुस्तान कोई एकमात्र ऐसा देश नहीं। दुनिया में आप अगर उस समय देखोगे तो ये ट्रांसफर पोस्टिंग पूरी दुनिया में चलती रही। एक छत से लोग जाते थे, दूसरे छत में जाकर जीत लेते थे, वहां पर रह जाते थे। जैसे आपको मैं बताऊं कि ब्रिटेन में नॉर्मन इन्वेजन हुआ था, और नॉर्मन इन्वेजन हुआ 1061 में, और फिर फ्रांस का एक नॉर्मंडी का ड्यूक था, उसने ब्रिटेन को जीत लिया। और जो नॉर्मन्स थे वो ब्रिटेन के बड़ा रिप्रेजेंटेटिव वहां के पॉपुलेशन बन गए। तो मुद्दा ये है कि ऐसा होता था। 1602 में, 1556 में, 1526 में बाबर ने पानीपत के फर्स्ट बैटल के बाद दिल्ली आगरा पर कब्जा किया, और 1602 में ब्रिटेन ने अमेरिकी उपनिवेश में अपनी पहली कॉलोनी बनाई, पहला उपनिवेश बनाया। तो ये दुनिया में चलता रहता था, तो बाबर भी उसी के तहत आया। उसका दिल हिंदुस्तान में कभी नहीं रमा, उसका एक पांव काबुल में रहा। दिल की इच्छा भी रही कि हमारा कब्र काबुल में बने। तो भारत का, वो बाबर का देशीकरण नहीं हो सका। हम बाबर को बहुत जस्टिफाई नहीं कर सकते। लेकिन बाद में जब मुगल हिंदुस्तान में रहे, या बाबर तो बहुत कम समय के लिए आया गया, हुमायूं का जीवन भी संघर्षशील ही रहा। एक पांव यहाँ, एक पांव ईरान में, क्योंकि शेर शाह के द्वारा यहां से खदेड़ दिया गया।
लेकिन शेरशाह ऑनवर्ड्स जो भी हिंदुस्तान में काम किया है वो सब तो हिंदुस्तान के लिए ही किया है। लैंड रेवेन्यू सिस्टम देखिए, मनसबदारी जागीरदारी सिस्टम देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने डेवलप किया, ग्रैंड ट्रंक रोड बनाया, सराय बनवाए और उसको अकबर ने जारी रखा। और अकबर ने हिंदुस्तानियों के साथ एक अजीब एक दूसरे तरह का रिलेशन स्थापित किया। उसने क्या किया, बेसिकली मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि मुगल कभी भी ब्रिटिश नहीं हो सकते हैं। आप ब्रिटिश के मानक पर मुगल को मत तोलिए। अगर मुगल से आपको यह शिकायत है कि मुगलों ने या मुगल से पहले तुर्क ने कुछ ज्यादा, लेकिन मुगलों में ने भी धार्मिक कट्टरता दिखाई, इस्लाम धर्म के आधार पर शासन किया, मुस्लिम शरीयत के रूल लागू होते थे, ये सब आरोप उन पर जायज है। लेकिन एक चीज आपको माननी पड़ेगी, दिस वॉज द रियलिटी ऑफ मेडिवल एज। ये मध्यकाल की सच्चाई थी। क्योंकि आप देखिए ना, समकालीन यूरोप में आप देखिए, वहां पर रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के नाम पर वहां पर लोगों को परेशान किया जाता था, परजिक्यूट किया जाता था। अगर शासक का जो धर्म है वही उसकी प्रजा का धर्म होगा, अगर उसकी प्रजा का धर्म नहीं है तो जो प्रजा का जो भाग उस धर्म को नहीं मानता, दैट फॉल्स इनटू द कैटेगरी ऑफ माइनॉरिटी, वो अल्पसंख्यक समूह में होते थे और उनका जमकर शोषण होता था। फ्रांस में देखिए, फ्रांस में एक प्रोटेस्टेंट की शाखा थी, उसका नाम था ह्यूजनॉट। और ह्यूजनॉट को लुई 14वां ने इतना बेरहमी से उनको पीड़ित किया वहां। तो ये देखो, ये मिडिवल एज की सच्चाई है। यूरोप जो आज इतने, या 19वीं सेंचुरी का जो यूरोप आपको दिखता है, वह 14वीं 15वीं सदी का यूरोप नहीं था। हमारे हिंदुस्तान में अगर मान लीजिए धर्म के नाम पर परजिक्यूशन का इतिहास नहीं है, तो केवल हिंदुस्तान में नहीं है, वो भी प्राचीन काल में, मध्यकाल में भी ऐसा नहीं कि मुगल शासकों ने आउट ऑफ जेनरोसिटी, उदारता के लिए ऐसा किया। शासन करना उनकी मजबूरी थी और उदार शासन करना मजबूरी थी। अगर आप औरंगजेब को अपवाद में छोड़िए तो सारे मुगल शासकों को कुछ न कुछ यहाँ के हिंदुओं से, और औरंगजेब को भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। आप एक बात बताइए, औरंगजेब के काल में आप आंकड़ा देखिए, अतहर अली का आंकड़ा देखिए, आंकड़ा हिस्टोरिकल एविडेंस को आप तलाशिए, तो क्या औरंगजेब के टाइम में सबसे अधिक हिंदू मनसबदार नहीं रहे थे? क्या औरंगजेब के समय सबसे बड़े हिंदू मनसबदार मिर्जा राजा जय सिंह और जसवंत सिंह नहीं थे, जो राजपूत थे? तो मतलब यह है कि हम ये नहीं कहते, हम ये कहते कि वो हिंदुस्तान में शासन किया, काबुल कंधार से पैसे जो वसूल किए राजस्व, वो दिल्ली आगरा में खर्च किया, हिंदुस्तान में ही रह गए, हिंदुस्तान के होकर रह गए। हाँ, मध्यकालीन थे, हार्डलाइनर थे, सेंट्रल एशियन क्रूरता उन्होंने दिखाई कई जगहों पर, धर्म को प्रधानता दी जो मध्यकाल का एक स्वाभाविक लक्षण था, और इस्लाम में थोड़ा सा कल्चरल वायलेंस था। ये सारी चीजें थी, लेकिन फिर भी जैसे भी थे, जो भी थे, वो हिंदुस्तान के थे, हिंदुस्तान में रहे, हिंदुस्तान के संवर्धन के लिए काम किया, हिंदुस्तान में ही मरे, हिंदुस्तान से कुछ लेकर नहीं गए। बाबर ने स्टेटमेंट दिया था कि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है कि हिंदुस्तानियों के चेहरे पर कशिश नहीं, हिंदुस्तानी ईमानदार नहीं होते, हिंदुस्तान में पीने लायक पानी नहीं है, रहने लायक मौसम नहीं है, बात करने लायक लोग नहीं है, देखने लायक औरत नहीं है। लेकिन वही बहादुर शाह जफर, जब उसको रंगून निर्वासित किया गया था, तो उसने क्या लिखा था? उसके शेर को देखिए, लाल किला, कि लगता नहीं है दिल मेरा उजरे दियार में, किसकी बनी है आल में ना पाएदार में, बुलबुल को बागवान से न सैयद से है गिला, बुलबुल को बागवान से न सैयद से है गिला, किस्मत में थी कैद लिखी फसले बहार में, उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार में, है कितना बदनसीब जफर दफन के लिए 2 गज जमीन ना मिली कुएं यार में। तो मतलब ये हुआ कि उन्होंने बेसिकली जिस हिंदुस्तान पर शासन किया, बाद में उनका दिल हिंदुस्तानी हो गया। तो चलिए, आप कहेंगे कि भाई आप ब्रिटिश की बात कर रहे थे, मुगल की इतनी बातें क्यों बताई? क्योंकि देखिए, आप समझदार हैं, आज भी कक्षा 8 की एनसीईआरटी चेंज हुई है, तो इसको इंडियन हिस्ट्री का
एक तरह से डार्क चैप्टर कहा गया। तो डार्क चैप्टर कहा गया तो मुद्दा ये नहीं है, अगर ये डार्क चैप्टर है तो आगे ब्रिटिश को आप कौन सा चैप्टर लेने वाले हैं? क्या व्हाइट चैप्टर लेने वाले हैं? क्योंकि डार्क के बाद तो फिर डार्क नहीं होता है, डार्क के बाद कंट्रास्ट व्हाइट ही होता है। तो जो इतिहास 500 वर्ष पहले बीत गया उस पर हम इतनी माथापच्ची कर रहे हैं, और जो इतिहास 200 वर्ष पहले या 150 वर्ष पहले से हिंदुस्तान में रहा, आज हम आज़ादी हुए, अब 78-79 ईयर्स हो गए, मानकर चलिए 80 ईयर्स हो गए, लेकिन फिर भी हम ब्रिटिश की चर्चा नहीं करते और बार बार मुगल की चर्चा करते हैं। तो मैंने सोचा कि हमारे इस नए जनरेशन के हमारे जो स्टूडेंट्स और व्यूअर्स हैं उनको थोड़ा सा हम मुगल से तुलना करके बता दें कि अब अंतर क्या है। उसको हम गुलामी क्यों नहीं कह सकते, इसको हम गुलामी क्यों कहेंगे। गुलामी कहने के लिए चाहिए कि वो हमारा नहीं है, लेकिन मुगल जैसे भी थे, अच्छे थे या अच्छे नहीं थे, बट दे बिकेम द पार्ट एंड पार्सल ऑफ Indian culture. They became the part and parcel of greater Hindustan. They became the part and parcel of the Indian nation. तो ये बात हो गई। अब देखिए ब्रिटिश है, तो ब्रिटिश इससे पहले देखिए, अब हम इंडो ग्रीक, शक, पार्थियंस, कुषाण, हुर की तो बात ही नहीं करते, वो तो हमारे ही समाज में घुल मिल गए, तो वहां चर्चा बंद। लेकिन हम बात करते हैं इनका, मतलब कि ब्रिटिश का। हमने सुल्तान और मुगल की चर्चा इसलिए कर दी क्योंकि वो घुल नहीं पाए थे, वैसे सांस्कृतिक रूप से नहीं घुल पाए थे, और सांस्कृतिक पहचान लास्ट तक अपनी धार्मिक पहचान को अलग करके रखा, और कुछ हद तक अपनी कुछ मूलभूत संस्कृति को भी बनाए रखी। हालांकि बहुत कुछ उन्होंने डाइल्यूट भी कर दिया हिंदुस्तान में इस्लाम का वह रूप आपको नहीं दिख रहा है जो रूप आपको मध्य एशिया में या पश्चिम एशिया में दिख रहा है। यहाँ भी इस्लाम का हिंदुस्तानीकरण हुआ है। हिंदुस्तान में आने के बाद इस्लाम में भी जाति व्यवस्था आ गई है जो अन्यत्र नहीं है। हिंदुस्तान में आने के बाद मतलब जो मुगल इंपेरर है उन्होंने सूफिज्म को प्रोत्साहन दिया है, खुद कभी मक्का नहीं गए। तो ये सब कुछ ही इनकी प्रकृति ऐसी रही, लेकिन वो भारत के ही अभिन्न अंग बन के रह गए। अब देखिए जो ब्रिटिश है, ब्रिटिश की वो बात नहीं है। ब्रिटिश ने पहले हम पर राजनीतिक विजय की, पलासी और बक्सर से इनकी यात्रा शुरू हुई। 1856 तक निर्बाध रूप से वो भारतीय क्षेत्रों पर कब्जा करते रहे और लगभग 3/5 भाग भूभाग पर इन्होंने कब्जा कर लिया। अब 3/5 भाग भूभाग पर इन्होंने कब्जा कर लिया। इसके बाद जैसे भारत पर इन्होंने कब्जा कर लिया वहां तक तो ठीक है, लेकिन अब इन्होंने जो पद्धति भारत में कायम की, जिसके लिए हम गुलामी शब्द को आज ज्यादा उपयोग समझते, वह है उपनिवेशवाद। उन्होंने इंडिया को कोलोनाइज कर दिया। अब हमारे बहुत सारे जो दर्शक है उनको समझ में ये आएगा भाई उपनिवेशवाद क्या है। दैट इज कोलोनियलिज्म। व्हाट इज कोलोनियलिज्म? तो कोलोनियलिज्म का एक कॉमन डेफिनेशन आपको मैं लेमैन टर्म में बताता हूं। आपके 8वीं कक्षा की एनसीईआरटी जो पुरानी अभी जो चेंज होके आई है उसकी बात मैं नहीं कर रहा, ये तो अभी मार्केट में अवेलेबल भी नहीं होगा, आपको पीडीएफ फॉर्म में मिलेगा, आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो आप अगर वो एनसीईआरटी को देखें, जो पुरानी वाली एनसीईआरटी जो 2005 के एनसीए पर बना है, तो वहां पर आपको उपनिवेशवाद को परिभाषित किया गया। जब एक देश दूसरे देश पर राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर लेता है और उसकी अर्थव्यवस्था का दोहन अपने लाभ के लिए करता है, तो जो तुर्क थे या मुगल थे उन्होंने नियंत्रण तो जरूर स्थापित किया, लेकिन फिर नियंत्रण स्थापित करने के बाद वो अपना रिसोर्सेस यहीं खर्च कर गए। उन्होंने हमारी इकोनॉमी का एक्सप्लॉयटेशन अपने पर्पस से नहीं किया। और ब्रिटिश ने जब हमारी पर राजनीतिक नियंत्रण कायम किया तो उनकी कोशिश हिंदुस्तान में नहीं थी, उनकी कोशिश हिंदुस्तान से बाहर थी, और वो हिंदुस्तान से बाहर जाना चाहते थे। वो उनका एक पैर लंदन में था, यहां सिर्फ वो लूटने आते थे, धन लूटते थे फिर लंदन ट्रांसफर करते थे, धन लूटते थे फिर लंदन ट्रांसफर करते थे। इसका नाम दिया गया धन की निकासी, ड्रेन ऑफ वेल्थ। ओके, अब वो हर चरण में चला, उसकी भी प्रकृति बदलती गई। जैसे देखिए पहली बार क्या होती है कि जब हम औपनिवेशीकरण की बात करते हैं, जो भारत को उन्होंने उपनिवेश बनाया और भारत के संबंध में कुछ नीतियां अपनाई, तो भारत के संबंध में नीतियां अपनाई तो भाई उनको आर्थिक शोषण करना है तो नीतियां तो अपनानी ही पड़ेगी। तो उन्होंने कुछ नीतियां अपनाई, तो
पहली बात तो यह है कि जो ब्रिटेन 1757 में जो ब्रिटेन था, वो ब्रिटेन 1940 में, 1920 में या इवन 19वीं सदी में वो ब्रिटेन नहीं था। ब्रिटेन भी ट्रांसफॉर्म तेजी से हो रहा था, यूरोप भी तेजी से ट्रांसफॉर्म हो रहा था, तथा कथित वहां उनका आधुनिकीकरण आ रहा था, मॉडर्नाइजेशन। पूंजीवाद का विकास हो रहा था, मानव अधिकार की अवधारणा मजबूत हो रही थी, व्यक्तिवाद की अवधारणा मजबूत हो रही थी, संवैधानिक सरकार डेवलप कर रहा था, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट यानी प्रतिनिधित्वक सरकार का विकास हो रहा था। ये सब कुछ होने के बावजूद लेकिन जो भी था उनके लिए था, हमारे लिए लूट थी। मतलब कि जब उनकी डोली सज रही थी तो अपना जनाजा निकल रहा था। तो उन्होंने क्या किया कि एक्सप्लॉइट हर तरीके से किया। जब वो पहले व्यापारी थे तब वो एक्सप्लॉइट करने का, हमारा शोषण करने का तरीका अलग था। जब वो उद्योगपति हुए, पूंजीपति हुए, तो शोषण करने का तरीका बदल लिया। जब उनका उपनिवेशवाद वित्तीय चरण में चला गया तो फिर उन्होंने शोषण करने का और भी तरीका बदल लिया। तो इस तरह से वो बार बार बदलाव करते गए। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जैसे पहले उन्होंने हमारे यहां से क्या करते थे कि जैसे पहले हमारे यहां वस्तुएं खरीद कर ले जाते थे जब वो व्यापारी थे, तो उसके बदले उनको ब्रिटेन से सोने चांदी लाने होते थे। अब क्या किया, बंगाल की विजय की, और जब धीरे धीरे बहुत सारे क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करते गए तो हमारे यहाँ के राजस्व से ही, हमारे यहाँ के रेवेन्यू से, हमारे यहाँ के कैश से उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स को खरीदा, अपनी वस्तुओं को खरीदा और फिर सेल आउट करके और तब मुनाफा कमाया और अपने कंपनी के शेयर होल्डर्स को दिया। हमें उसके बदले कुछ नहीं मिला। तो पहले तो उन्होंने ऐसे किया, फिर बाद में क्या किया, हमारे यहां से कच्चे माल लूटते रहे। अफीम हमारे यहां प्रोडक्शन करवाया, वो चाइना को निर्यात किया और चाइनीज लोगों को अफीम खिलाया और उस अफीम के पैसे से उन्होंने मुफ्त में चाइना से चाय और रेशम प्राप्त करके लंदन भेजते रहे। इसको ट्रायंगुलर ट्रेड बोलते हैं। तो किस बहुविधि से लूटा। तीसरा, जब उनके यहां पूंजी एकत्रित हो गई तो वो पूंजी इन्होंने हिंदुस्तान में भेजा, रेलवे में लगाया, उन्होंने टेलीग्राफ में लगाया, उन्होंने हमारे खनन उद्योग में लगाया, उन्होंने बागान उद्योग में लगाया। तो इन सारे जगह पूंजी लगाकर और तब उस पूंजी से पूंजी कमाकर हमारे से पूंजी उठा के ले गए। तो अब देखिए, अब आपके मन में एक सवाल खड़ा होगा कि हमें भी तो फायदा मिला, आज भी तो आपके यहाँ एफडीआई आता है। लेकिन एक बात ध्यान कर लीजिए ऑडियंस, अगर एफडीआई हमारे यहाँ आता है, यानी उसको कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो हमारे यहाँ बाहर से पूंजी आती है, विभिन्न क्षेत्रों में लगती है, तो पूंजी किन शर्तों पर लगेगी उसका कंडीशन हम डिसाइड करते हैं। लेकिन नहीं, अब वो हमारे यहां वो डिसाइड करते थे कि पूंजी कितनी लगेगी, और अगर लोन पर दिया गया है तो ब्याज वो तय करते थे। अगर कोई निवेश करता था पूंजीपति, तो जो भारत की सरकार होती थी, जो ब्रिटिश सरकार ही प्रकारांतर से होती थी, वो उनको मुनाफा करवाती थी। तो अपना तो शोषण हुआ ना। तो पहले उन्होंने क्या किया कि राजनीतिक नियंत्रण कायम किया, फिर आर्थिक नियंत्रण कायम किया और फिर हमारी अर्थव्यवस्था की संरचना को ही बदल दिया। पहले वो दही लूट कर ले जाते रहे, फिर उन्होंने हमारा मटका ही फोड़ दिया, हमारा पूरा प्रोडक्टिव सिस्टम को ही डिस्ट्रॉय कर दिया, हमारा हस्तशिल्प उद्योगों को डिस्ट्रॉय कर दिया, आधुनिक उद्योगों की स्थापना नहीं की, और उसके बाद रेलवे टेलीग्राफ अपने पर्पज से बनाया। तो चलिए, अब इसका लाभ भी हमें मिला जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे, बस यहां पर हम सिर्फ उसका संकेत कर रहे हैं। लेकिन तो तीन तरह से, इसको उपनिवेशवाद आप कहते हो, उसका एक पर्सपेक्टिव है कि वो पहले हम पर राजनीतिक नियंत्रण करेंगे और फिर हम हमारी अर्थव्यवस्था का दोहन करेंगे। तो उपनिवेशवाद का लक्ष्य होता है अर्थव्यवस्था का दोहन, लेकिन इकोनॉमी के दोहन करने के लिए उनको राजनीतिक नियंत्रण आवश्यक हो जाता है। तो इसलिए वो पॉलिटिकल कंट्रोल पहले करते हैं, राजनीतिक नियंत्रण। फिर अब देखिए, अब भारत को आप तलवार के बल पर जीते, तो तलवार के बल पर तो आप बहुत समय तक शासन नहीं कर पाओगे ना। क्यों? क्योंकि लोगों के मन में आक्रोश होगा, एक समय होगा कि लोग आपके विरुद्ध विद्रोह पर खड़ा हो जाए। तो अस्थायित्व देने के लिए अगर आपने घाव दिया है तो उस पर मरहम लगाना जरूरी होगा। तो मरहम कैसे लगाते हैं? तो उन्होंने क्या किया कि भारत में सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन लाया। धीरे धीरे अपने विचारधारा की घुट्टी हमको पढ़ाने की कोशिश की।
अंग्रेजी शिक्षा को लागू कर दिया, हमारे यहाँ समाज सुधार के लिए कानून बनाने लगे और एक नया नैरेटिव गढ़ा कि वी आर हियर फॉर सिविलाइजिंग इंडिया, फॉर सिविलाइजिंग मिशन। हम भारतीयों को सभ्य बना रहे हैं और भारतीयों को सभ्य बनाने के लिए है। तो इसको आप कह सकते हैं सांस्कृतिक औपनिवेशीकरण। राजनीतिक औपनिवेशीकरण होता है वो बहुत दीर्घजीवी नहीं होता है, क्योंकि आपको किसी की राजनीतिक दास्तां तोड़ने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है, लेकिन आर्थिक दास्ताओं से ज्यादा अस्थायित्व पैदा करता है। अब उन्होंने हमारे यहां जो पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली को लागू कर दी, जो सच्चे मायने में पूंजीवादी नहीं थी, उनके लिए पूंजीवादी थी, हमारे लिए तो पूंजीवादी चरण का उपनिवेशवाद था, लेकिन हम उन्हीं के द्वारा प्रशिक्षित हुए, मॉडर्न उद्योग स्थापित किया, हमने रेलवेज वगैरह के माध्यम से अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ाया और हम पूरे विश्व पूंजीवादी व्यवस्था के साथ स्वतंत्रता के बाद जुड़ गए। तो कहीं ना कहीं उनकी आर्थिक दास्तां से हमने छुटकारा नहीं पाई। आर्थिक दास्तां से छुटकारा पाने में हमको बहुत समय लगा। तीसरा, उन्होंने कायम कर दी सांस्कृतिक दास्तां। अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से अपनी विचारें फैलाई, हमारे यहाँ हमारे पूरे लीगल सिस्टम को चेंज कर दिया। अभी आप जानते होंगे 2024 में, जिसका कि 1 वर्ष पूरा हुआ है, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य संहिता, 3 तरह के 3 कानून आपको इंडियन पिनल कोड में सुधार करके और तब मोदी जी की सरकार ने उसे लागू किया है। हालांकि अब ये एक अलग विवाद हो जाएगा कि कितना वो हम ब्रिटिश के लेगेसी को या मैकाले संहिता के लेगेसी से हम मुक्त हो सके, लेकिन मैकाले संहिता ने हमारी विधि व्यवस्था को बदल दिया, अंग्रेजी शिक्षा ने हमारी सोच को बदल दिया। समाज सुधार तो किया गया, लेकिन उसके बाद उसने पश्चिमी विचारों को हमारे ऊपर थोपा। तो किसी क्रिटिक ने बड़ी अच्छी बात कही है कि देखिए, अगर रॉबर्ट क्लाइव ने भारत की राजनीतिक विजय की थी, तो विलियम बेंटिक ने हमारी सांस्कृतिक विजय की। अब सुनिए, अब अगर आपको आजादी लेनी हो तो केवल राजनीतिक आजादी से काम नहीं चलेगा, आपको राजनीतिक आजादी भी लेनी होगी, आर्थिक आजादी भी लेनी होगी और सांस्कृतिक आजादी भी लेनी होगी। सांस्कृतिक आजादी यह कि जब आपकी विचारधारा और सोच को बदल देते हैं ना, तो सबसे बड़ी क्षति यह होती है, क्योंकि आप वैसे ही सोचने के लिए विवश हो जाते हैं जैसा वो सोचवाते हैं। दे आर मेकिंग यू टू थिंक इन द मैनर दे हैड प्रेफर्ड। तो ये जो होती है ना, ये सबसे डेंजरस सिचुएशन होता है। तो अब हम इसके बाद देखेंगे। अब देखिए, अब यहीं पर एक प्रश्न खड़ा हुआ, इस तरह उन्होंने हमारे यहां उपनिवेशवाद कायम किया। गुलाम क्यों बनाया? तो उपनिवेशवाद के कारण। क्या ब्रिटिश से पहले हमारे यहां मुगल शासन रहा हो या सुल्तान का शासन रहा हो या उससे पहले कोई भी शासन रहा हो, क्या हम उसके लिए उपनिवेशवाद शब्द का प्रयोग कर सकते? आपको तय करके हाँ या ना में कहना है। अब इसके साथ दूसरा सवाल है, क्या ब्रिटिश ने हमको आजादी लेने की भावना पैदा की? क्या ब्रिटिश ने ही हमें आजाद होने की प्रेरणा दी? क्या ब्रिटिश ने ही हमें सिखाया कि कैसे क्रूर शासन से मुक्त हुआ जाए? क्या हमारी आजादी की लड़ाई ब्रिटिश की देन है? तो इस पहलू पर आप विचार करेंगे और हम आएंगे दूसरे लेक्चर में आपके साथ कि क्या ब्रिटिश ने हमें आजादी सिखाई, हमें आजाद होने की प्रेरणा दी, और क्या ब्रिटिश ने ही आजादी की लड़ाई में हमें हिस्सा लेना बताया। डियर स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं।